चलिए स्टूडेंट, आज से हम लोग सेमेस्टर 1 का क्लासेस शुरू कर रहे हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स मेजर पेपर जिनका है 23 से 27 सेशन। तो आज से हम लोग ये क्लास शुरू कर रहे हैं सेमेस्टर 1 का विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए 23 से 27 सेशन वाले बच्चों के लिए। अब सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको बता दें कि यदि आपका मैथमेटिक्स मेजर पेपर है सेशन 23 से 27 है तो आपको टोटल कितने पेपर पढ़ने थे? टोटल 6 पेपर पढ़ने थे। मेजर पेपर, माइनर पेपर, एमडीसी, वीएसी, एसईसी, एईसी, इन सभी चीजों में जो मेजर पेपर जो मैथमेटिक्स है, सिलेबस वगैरह बहुत डिटेल में बताए हैं, आप जाके वीडियो देख सकते हैं आप लोग। तो मेजर पेपर है जिसका सिलेबस क्या है स्टूडेंट, थोड़ा सा एक बार जल्दी से और रिकॉल करवा देते हैं। सबसे पहले यूनिट जो है मैथमेटिक्स, देखिए मैथमेटिक्स मेजर पेपर में जो सिलेबस है मैथ्स का वो क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस, फिर इंटीग्रल कैलकुलस, फिर आपको 2D और फिर वेक्टर कैलकुलस। तो सबसे पहला जो यूनिट है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे यूनिट दिख रहा है आपको, यूनिट 1 डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें एक आपको यहाँ पे टॉपिक दिख रहा होगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, लेबनिज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो ये जो है ना हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, लेबनिज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, ये पूरा आता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर के अंदर। ठीक है, बाकी हाइपरबोलिक फंक्शंस आगे हम पढ़ाएंगे, उसके बाद कॉनकेविटी एंड इन्फ्लेशन पॉइंट्स, एसिम्पटोट्स, कर्व ट्रेसिंग, सारा चीज पढ़ाएंगे। तो आज के क्लास में इसी यूनिट डिफरेंशियल कैलकुलस का यूनिट 1 का ये टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, लेबनिज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सबसे पहले हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होता है समझना पड़ेगा, जो हमने 11-12 में पढ़ा था डिफरेंशिएशन। तो उन सभी चीजों को आगे बढ़ाते हुए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बात करेंगे, फिर लेबनिज थ्योरम बात करेंगे और बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का, डिफरेंशियल कैलकुलस का यूनिट 1 का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग दे दीजिएगा यहाँ पे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हेडिंग दे दीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट का ही पहला टॉपिक है। तो हम लोग हेडिंग बहुत प्रेम से एकदम धीरे धीरे चीजों को लिखेंगे। हम लोग जो क्लास 11-12 में पढ़े थे ना स्टूडेंट, याद होगा आपको कि अगर कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, या सिंपली ऐसा समझिए ना, चलिए इसको हटाइए, ऐसे समझिए, मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, आपसे बोल दिया गया कि इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, dy बाई डी एक्स निकालिए। तो आप क्या था, आप निकालते थे dy बाई डी एक्स निकालते थे, उसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन 2x होगा। हम लोग वहां पे डिफरेंशिएशन निकालना सीखे थे, एक बार डिफरेंशिएशन निकालना सीखे। एक बार अगर और आपसे बोल दिया जाए, 2 बार आप आसानी से कर सकते हैं, एक बार और बोल दे तो भी कर सकते हैं। तो मतलब हम बताना यही चाह रहे हैं कि हम लोग ये तो पहले से पढ़े ही थे कि अगर एक y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन रहे तो उसका डेरिवेटिव हम निकालना जानते हैं, है ना। अच्छा, तो हम लोग जान तो रहे ही है, लेकिन अब यहाँ पे क्या पढ़ना है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर मतलब कि 2 बार डिफरेंशिएशन, 3 बार डिफरेंशिएशन, 4 बार डिफरेंशिएशन करना होगा। ठीक है, या हो सकता है कि बोल दिए 10 बार करिए या 15 बार करिए। तो इन्हीं सब चीजों के लिए हम लोग आगे चल करके अब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि फंक्शंस को लगातार, सक्सेसिवली लगातार डिफरेंशिएट करना। पर थोड़ा सा हम लोग मतलब भी समझ लेते हैं कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन अगर हम कर रहे हैं dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो एक्चुअली मतलब क्या है ये, है ना, ये मतलब होता क्या है डिफरेंशिएशन। तो हम लोग खूब सारा फॉर्मूला याद किए हैं कि हाँ x का पावर n रहे तो n आगे एक कम, sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन ये होता है, जान तो रहे ही है। एक वर्ड है डिफरेंशिएशन, एक वर्ड है डेरिवेटिव, क्या मतलब है इन सब चीजों में, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग बेसिक भी लिखेंगे, फिर फॉर्मूले भी लिखेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जो हम लोग जहाँ पे 12th में छोड़ के आए थे उसको रिकॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का शुरुआत ही करते हैं एक नोट के साथ। ठीक है, चैप्टर का शुरुआत ही करते हैं एक नोट के साथ, और आप लोग भी बहुत प्रेम से लिखेंगे, ठीक है। चलिए, नोट के साथ इस चैप्टर का हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है नोट, तो लिखा है इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स is a function, if y equal to fx is a function, then its derivative, then its derivative, then its derivative, अच्छा कौन सा डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर का। अब ये फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर क्या होता है बताएंगे आगे। देखिए इफ y इक्वल टू fx इज अ फंक्शन, देन इट्स डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर का, देन इट्स डेरिवेटिव डिनोटेड बाय इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं जी हम लोग, dy बाई dx से डिनोट करते हैं,
या फिर हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल वाई सॉरी स्मॉल y1 से, या फिर हम लोग डिनोट करते हैं f'(x) से etc। ये सभी बच्चों को पता ही है। अब लेकिन थोड़ा सा और हम बताएं भाई, अगर y इक्वल टू fx एक फंक्शन हो तो इसका डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है, थोड़ा सा समझिए। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन था, जैसे कि यहाँ पे y इक्वल टू मान लीजिए x का पावर 5 है, एक फंक्शन है, क्वेश्चन है, आपसे बोल दिया गया कि इसका डेरिवेटिव निकालिए। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप करेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx विच इज इक्वल टू d ऑफ x, यहाँ पे x का पावर 5 देंगे, यही ना होता है जी कि y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, इसका करने के लिए हम एक बार लिख देते हैं, उसके बाद फिर करते हैं अगले स्टेप में, अगले बार क्या करते हैं 5 आगे x का पावर 4, तो दिस इज आवर डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव। ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और जो आंसर फाइनल आया उसको बोलते हैं डेरिवेटिव। यही बात होता है। तो हम क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन से, हमने डेरिवेटिव इसको बोलते हैं, हम लोग डेरिवेटिव इसको बोलते हैं, जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और भी डिटेल में बात करेंगे, बस ओवरव्यू आप ये समझिए। अच्छा, तो अभी हमने क्या लिखा कि इफ y इक्वल टू fx इज अ फंक्शन देन इट्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब जो फाइनल आंसर आता है, देन इट्स डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर वाला कैसे डिनोट करते हैं, dy बाई dx। अगर y इक्वल टू fx फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव को dy बाई dx से डिनोट करते हैं, या फिर y1 से भी लिखेंगे, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन किए हैं ना इसका, तो y1 से भी लिखते हैं, या फिर एक बार किए हैं, y मतलब f है तो f डैश लिख देंगे, या f डैश x भी लिखते हैं। तो ये इस तरीके से और भी सिंबल्स हैं। क्लियर। अब इसका मतलब क्या होता है जी, आपने 11th 12th में पढ़ा ही था, और आने वाले सेमेस्टर्स में बहुत डिटेल में बात करते हैं, बट थोड़ा सा हम आपको एक शॉर्टली आइडिया दे देते हैं स्टूडेंट। देखिए देखिए, जैसे मान के चला जाए कि ये हमारा y इक्वल टू fx एक फंक्शन है। अब बोलोगे सर कि y इक्वल टू fx एक फंक्शन ऐसा कैसे हो गया? हाँ होता है। अगर जैसे हम एक सर्कल का इक्वेशन दे देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, फंक्शन तो है ही वो भी, उसका ग्राफ क्या होता है, सर्कल। पैराबोला दे दे जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो क्या होता है, ग्राफ बनता है, राइट हैंडेड पैराबोला बनता है ऐसे। उस तरीके से कोई एक फंक्शन रहा होगा जिसका ग्राफ ये है। अगर हम बोल दें कि सर इसका डेरिवेटिव निकालिए किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, यहाँ पे x इक्वल टू मान लीजिए कि a है, होगा ना, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू यहाँ मान लेते a है, x इक्वल टू a है। आपसे बोलोगे इस पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालिए, मतलब आपसे बोला गया है कि dy बाई dx तो निकालिए सर, पर कहाँ पे, यहाँ पे x इक्वल टू लास्ट में a पुट करिए आंसर। तो इसका मतलब क्या होता है, x इक्वल टू a पर डेरिवेटिव निकालने का मतलब होता है स्टूडेंट कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो पॉइंट है यहाँ पे, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट आएगा, टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, उसी स्लोप को रिप्रेजेंट करता है dy बाई dx एट x इक्वल टू a। आगे डिटेल में बात करेंगे, बस थोड़ा सा हम आपको आइडिया देना चाह रहे थे कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, कि अगर आपसे बोल दिया कि इस फंक्शन का एक ए पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालिए, इस ए पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालिए, ए पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग में जो ये पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट का मतलब कि एक पॉइंट पे टच कर रहा हो, हालांकि यहाँ पे तो ज्यादा ही पॉइंट पे टच कर रहा है, बट टेंजेंट का मतलब होता है एक पॉइंट पे टच करना, बट थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, जरा समझना है चीजों को। तो टेंजेंट का जो स्लोप होता है, उसी स्लोप को ये रिप्रेजेंट करता है। इसका जो आंसर आता है कुछ और नहीं आता है, इस टेंजेंट का स्लोप आता है। स्लोप निकालने के बहुत फॉर्मूले होते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, m इक्वल टू tan थीटा, बहुत सारे फॉर्मूले स्लोप निकालने के। तो बस इतना ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव जो होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब आपके मन में सवाल आ सकता था कि सर हर बार ऐसा तो जरूर नहीं होता है कि डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव हर बार पॉइंट पे ही थोड़े पूछा जाता है, ऐसे भी तो बोल देगा कि सिर्फ डेरिवेटिव निकालिए, उस समय क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर पॉइंट आपको नहीं दे रहा है, आपसे बोला गया सिर्फ dy बाई dx निकालिए, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आप उस dy बाई dx को यहाँ x इक्वल टू 1 भी रख सकते हैं, 1 पे निकाल सकते हैं, 2 पे निकाल सकते हैं, 3 पे, 4 पे, मतलब भाई कहीं पे भी निकाल सकते हैं रेंडमली। तो उस केस में आप बता पाएंगे कि जो ग्राफ है किस रेट से चेंज कर रहा है। अगर सिर्फ dy बाई dx आपको बोला गया निकालने के लिए, तो इसका मतलब आप रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं, क्योंकि आप कुछ भी पुट करके पता कर सकते हैं। तो इसीलिए जो डेरिवेटिव होता है दो चीज रिप्रेजेंट कर सकता है, क्या, कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कि एक्स कैसे कैसे चेंज करे तो फंक्शन कैसे। तो इसको बहुत डिटेल में परेशान होने वाली बात नहीं है, आने वाले सेमेस्टर्स में इसको और भी डिटेल में, जब डिफरेंशिएबिलिटी बात करेंगे हम लोग रियल एनालिसिस में, तो हम लोग इसको बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी तो जस्ट एक छोटा सा आइडिया दिए कि जो हम लोग डेरिवेटिव जानते हैं कि y इक्वल टू fx अगर एक फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव ये होता है, ये डेरिवेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है, तो टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है या रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो हम एक लाइन इसी में यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रिप्रेजेंट्स, देखिए यहाँ पे लिखेंगे यहीं पे,
डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन रिप्रेजेंट क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट की स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है या फिर रेट ऑफ चेंज को भी रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक, बाकी हम लोग बहुत मजेदार तरीके से इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएगा उसको भी समझेंगे, बट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, अगर ये सब समझ नहीं आया है बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आने वाले सेमेस्टर्स में बहुत डिटेल में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी जस्ट बताया आपको कि डेरिवेटिव स्लोप को भी रिप्रेजेंट करता है, रेट ऑफ चेंज को भी। अच्छा एक चीज बताइए, इसका यूज कहाँ कहाँ पे है? आप लोग फिजिक्स में अगर आईआईटी जेई वगैरह पढ़े हो या फिर नॉर्मली आप बोर्ड भी करके आ रहे हैं 11th 12th में, ऑब्वियस करके आ ही रहे होंगे, तो आप फिजिक्स में भी देखते होंगे कि डी बाई डी एक्स यूज हो जा रहा है, और बहुत सारे इक्विपमेंट्स में डेरिवेटिव यूज होता है। सीधे सीधे साधारण से एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि बहुत सारा जो सड़क बना हुआ रहता है, उस सड़क पर भी आप कभी कभी देखते होंगे कि यहाँ पे कोई आदमी हो गया खड़ा, और सिंपली एक दूसरा जगह पे दूसरा आदमी खड़ा हो गया, यहाँ पे एक ऐसे वाला लेकर के मीटर, यहाँ पे ये मेजरमेंट कर रहा होता है। उस केस में भी डेरिवेटिव का यूज कर रहे होते हैं वो लोग, वो जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसमें डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है, और भी बहुत सारी चीजों पर डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है। पर हम लोग जो है यहाँ पे रिसर्च तो कर नहीं रहे हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सिर्फ जस्ट इन कैसे होता है वो पढ़ेंगे, इसका क्या यूजेस है वो रिसर्चर लोग करेंगे, है ना। पीएचडी वगैरह जो लोग कर रहे होते हैं, जैसे हम भी पीएचडी कर रहे हैं, हम ऑपरेशनल रिसर्च से कर रहे हैं पीएचडी, वो इससे थोड़ा अलग पेपर है। आपको समझाएंगे जब आने वाले धीरे धीरे क्लासेस में, हम आपको बताएंगे कि हम किस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च में क्या होता है, धीरे धीरे बताएंगे। फिलहाल इस पर बात करते हैं हम लोग। तो देखिए, अगर हम थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन की बात कर ले कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है डेरिवेटिव का, तो जल्दी से 2 लाइन लिख लीजिए। रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है जी डेरिवेटिव का? तो मेडिकल साइंस में इसका उपयोग है, बहुत जगह पर इसका उपयोग है ना। चलिए ठीक है, इसको कर देते सही। ठीक, तो पहला जल्दी से हम एप्लीकेशन लिख देते हैं। एप्लीकेशन का मतलब उपयोग, ठीक है। तो पहला एप्लीकेशन क्या लिखने वाले हैं हम लिख रहे हैं कि टू मॉनिटर टेम्परेचर चेंजेस, टू मॉनिटर, हाँ, टू मॉनिटर टेम्परेचर चेंजेस। अब ये बोलोगे सर ये कैसे हो गया? आप लोग याद होगा 12th क्लास में हम लोग ये पढ़े थे क्या, रेट ऑफ चेंज, है ना। रेट ऑफ चेंज हम लोग एक चैप्टर ही पढ़े थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के नाम से, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी पढ़े थे। तो यहाँ पे इसका बहुत ही उपयोग होता है, उसमें हम लोग बात करते हैं कि कैसे, जैसे अभी हमारे जैसे कंट्री का पॉपुलेशन, कि जैसे जैसे साल बढ़ रहा है पॉपुलेशन का ग्रोथ कम हो रहा है, या फिर जो बर्थ रेट है वो कम हो रहा है, समझ रहे हैं। जैसे पहले मान लीजिए 1980 के दशक में जो जनसंख्या वृद्धि का दर था कि भाई एक साल में 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं, अब वो कम हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज को भी ये मॉनिटर करने में काम आता है कि भाई किस तरीके से साल बदल रहा है, तो किस तरीके से हमारा पॉपुलेशन का ग्रोथ कम हो रहा है या बढ़ रहा है, तो वहां पे भी होता है। अब टेम्परेचर चेंज, जैसे मान लीजिए कि टाइम चेंज, जैसे सुबह का मौसम इतना डिग्री सेल्सियस, थोड़ा सा चेंज, तो टाइम के साथ साथ टेम्परेचर चेंज, तो वही ये भी एप्लीकेशन है टू मॉनिटर टेम्परेचर चेंजेस, और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक दो लिख करके फिर हम लोग वापस से मैथ्स पे आते हैं, ठीक है ना। चलिए एक दूसरा एप्लीकेशन और लिख लेते हैं जल्दी से, कि टू यूज ग्राफ टू कैलकुलेट बिजनेस प्रॉफिट लॉस, टू यूज ग्राफ, टू यूज ग्राफ टू कैलकुलेट बिजनेस प्रॉफिट लॉस, बिजनेस प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। अब नंबर 3 क्या है? टू डिटरमाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, टू डिटरमाइन rate of to determine rate of change of quantity,
और भी बहुत सारी चीजें हैं, ETC कर देते हैं ना यहीं पे। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा आप समझ पा रहे होंगे। तो ये तो था जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि भाई डेरिवेटिव में ये चीजें हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या बोला गया हमने, टू यूज द ग्राफ टू कैलकुलेट बिजनेस प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट कॉमा लॉस, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे जगह पे आप देख रहे होंगे आजकल, तो व्हाट्सएप पर भी देखते होंगे या फिर आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर भी बहुत जगह पर कि जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं शेयर मार्केट वगैरह में, तो देखते हो किस तरीके से ग्राफ्स वगैरह रहता है ना। वहां पे भी रेट ऑफ चेंज का कैलकुलेशन होता है कि किस तरीके से टाइम के साथ साथ सुबह मार्केट कितने पे ओपन हो रहा है, क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है ना। तो यहाँ पे ये भी होता है कि बिजनेस का लॉस प्रॉफिट को भी इससे मदद से कैलकुलेट करते हैं, या टू डिटरमाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के रेट ऑफ चेंज को भी मेजर करते हैं इसके मदद से, ठीक है। याद होगा आप 12th में रेट ऑफ चेंज एक चैप्टर ही पढ़े थे, तो ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे होंगे आप। चलिए, अब ये सब तो रहा बात, कुछ बेसिक्स था। अब मेन जो हम समझाना चाह रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो सभी बच्चों को पहले से भी पता होगा, पर फिर भी चाहते हैं कि एक बार जल्दी से हम रिवीजन करवा दें आप लोगों को। यहाँ पे लिखेंगे आप लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नंबर 1, सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला करके आप लोग लिखिए, अंडरलाइन कर दीजिए आप लोग, हम भी कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे पहला फॉर्मूला जो सभी बच्चों को पता भी होगा, पर फिर भी एक बार लिखिए, हमारे साथ साथ लिखिए आप लोग। नंबर 1 कि यदि y इज इक्वल टू x टू द पावर n रहे, जहां पे n क्या है, कोई एक रियल नंबर है, तो अगर y इक्वल टू x टू द पावर n रहे, तो इस केस में जो होगा, इस y का डेरिवेटिव dy बाई dx जो होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा, n इंटू एक्स टू द पावर n। अब आप कहेंगे कि सर ये आ कहां से गया, ये है क्या, ये आया कहां से, तो इसका भी प्रूफ है। आपको पता है अभी जो हम कॉन्सेप्ट आपको बता रहे थे कि डेरिवेटिव का मतलब होता है टेंजेंट का स्लोप, जानते हैं हम। तो हम लोग जानते हैं जी कि हाँ, डेरिवेटिव का मतलब होता है टेंजेंट का स्लोप। और आपको पता है इसी dy बाई dx को, तो डेरिवेटिव का मतलब टेंजेंट का स्लोप, और इसी dy बाई dx को, इस टेंजेंट का स्लोप को हम दूसरे तरीके से जब एक निकालते हैं, तो फाइनली ये आता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई h। तो ये चीजें आती है, फाइनली हम डेरिवेटिव को एक लिमिट के रूप में भी निकालते हैं, तो वो जब जरूरत पड़ेगा तो समझाएंगे। फिलहाल उसी फॉर्मूले की मदद से इसको हम लोग प्रूफ भी करते हैं कि अगर y इक्वल टू x टू द पावर n रहे, तो उसका dy बाई dx ये होता है। अब ये क्या कहता है जी कि अगर पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, पावर आगे, और यहाँ पे पावर में एक कम होता है, यहाँ पे n-1, ठीक है। तो ये बात अब यह ध्यान रखना, जरूरत पड़ेगा तो हम आगे चल करके आने वाले सेमेस्टर्स में इसका प्रूफ भी पढ़ेंगे हम लोग इन सब चीजों का। नंबर 1। नंबर 2 फॉर्मूला क्या है कि अगर y इज इक्वल टू e टू द पावर x रहे स्टूडेंट, तो यहाँ पे इसका dy बाई dx एज इट इज, नो चेंज, dy बाई dx क्या होगा, एज इट इज, e टू द पावर x का एज इट इज रहेगा। अगर फंक्शन ये रहे तो यही होगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 फॉर्मूला जी कि y इज इक्वल टू, अगर कोई कांस्टेंट रहे, कोई भी कांस्टेंट, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो इस केस में उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx जो होता है वो 0 होता है। बोले सर क्यों, क्योंकि देखिए y इक्वल टू अगर कांस्टेंट लेते हैं आप, y इक्वल टू कांस्टेंट मतलब y इक्वल टू 1 ले लिया आपने, y इक्वल टू 2 ले लिया, तो y इक्वल टू अगर कांस्टेंट लेंगे ना आप, तो y इक्वल टू 1 ले लिया, तो मतलब ये ग्राफ होगा। y इक्वल टू 1 लेंगे तो यही ना होगा, y इक्वल टू 2 लेंगे तो ये होगा, y इक्वल टू 3, जो भी कांस्टेंट लीजिए ऐसे ही कुछ होगा। तो उस केस में किसी भी पॉइंट पर आप स्लोप निकालिए, स्लोप मतलब उस टेंजेंट निकालिए, टेंजेंट का स्लोप, तो क्या होगा, स्लोप टेंजेंट तो ऐसे ही बनेगा, तो क्या होगा, स्लोप 0, इसीलिए dy बाई dx 0 आता है, ठीक। चलिए, तो और भी कुछ फॉर्मूले हैं जो जल्दी जल्दी लिखना है हमें, ठीक है। तो ये हो गया, और फिर हम ट्रिग्नोमेट्री में भी तो जाएंगे ही, फिर एक log x भी चलिए लिख लेते हैं। नंबर 4, अगर y इज इक्वल टू log x रहे, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो अपना dy बाई dx आएगा, dy बाई जो dx आएगा स्टूडेंट, वो आएगा 1 बाई x, ठीक। एक फॉर्मूला हम बताते हैं, y इक्वल टू अगर 1 बाई एक्स स्क्वायर रहे, dy बाई dx क्या होगा, ये सारे यूज करेंगे आने वाले क्लासेस में, इसीलिए अब ये आप लोग 11 12 में पढ़ के भी आए होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे दिक्कत आ रहा हो किसी बच्चे को, लेकिन फिर भी कॉपी में एक बार लिखते हैं, फिर बाद में आपको देखने में बहुत मजा आएगा, ताकि रिवीजन भी हो जाएगा। अगर y इक्वल टू एक्स का पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो इसका पता है डिफरेंशिएशन क्या होता है, वही फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से टूटता है ये।
तो देखिए y इक्वल टू अगर 1/x² ऐसा रहे स्टूडेंट, तो इसको लिख सकते हैं जी x⁻²। और फिर उसी फॉर्मूले से जब तोड़ेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा कि -2 आगे, फिर x⁻² में एक और कम तो -3 हो जाएगा। फाइनली क्या हो जाएगा जी, आ रहा बात समझ में? सॉरी, -2 में एक और कम हो जाता है, तो फाइनली क्या होगा जब आप देखिए तो यहाँ पे जैसे पावर आ गई, फिर -2 फिर एक -1 हो जाएगा, क्या होगा -3, तो -2/x⁻3 ये होगा क्या? देखिए, चलिए तो ये होगा। तो फाइनली इसका मुझे लगता है कि लिखने की कुछ खास आवश्यकता नहीं है, ये वाला हम लोग डायरेक्ट उसी से कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग ये उसी फॉर्मूले से चले जाएंगे। अब सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाते हैं। अगर y इक्वल टू साइन एक्स रहे हमारे पास, तब y इक्वल टू अगर साइन एक्स रहे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी, सभी बच्चों को पता है, dy/dx जो होता है इसका cos x होता है। ठीक, अब 6 नंबर, अगर y इज इक्वल टू cos x रहे बच्चों तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन जो होता है dy/dx जो होता है वो होता है माइनस साइन एक्स। ध्यान दीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री में जो c से शुरू होता है उसके डेरिवेटिव में माइनस आता है। cos c से शुरू है तो उसके डेरिवेटिव में माइनस आता है। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन cos होने के बाद अब 10 लिख लेते हैं। तो 10 का डेरिवेटिव नंबर कितना हो गया था, यहाँ पे 6 हो गया था। 7 नंबर क्या बोलता है 10। y इक्वल टू अगर 10x रहे तो क्या होगा इसका, तो 10x रहे तो इसका dy/dx जो होता है sec² x होता है। dy/dx होता है वो sec² x होता है। अब फिर नंबर 8, y इज इक्वल टू अगर cot x रहे, ध्यान दीजिएगा, देखिए cot x c से शुरू है ना, तो उसका dy/dx क्या होगा, नेगेटिव में जाएगा। cot x सॉरी cot x से क्या होगा, c से शुरू है तो क्या होगा माइनस cosec² x। अब ये हो गया। फिर नंबर 9, अब बचा है आपका कोसेक, और फिर सॉरी पहले सेक एक्स लिख देते हैं कि y इज इक्वल टू अगर सेक एक्स रहे तो इसका क्या होता है dy/dx जो होता है सेक एक्स 10x होता है। तो सेक एक्स इंटू 10x। अब नंबर 10 जल्दी से यहाँ पे लिख देते हैं, y इज इक्वल टू अगर सेक के बाद अब क्या कोसेक, ठीक है कोसेक ही बचा था ना, हाँ। तो इसमें dy/dx क्या होगा, dy/dx जो होगा कोसेक एक्स कॉट एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ध्यान रहे चूंकि इसी से शुरू है तो यहाँ पे भी नेगेटिव। थोड़ा सा एक बार जल्दी से रिकॉल करवा देते हैं, याद करवा देते हैं आप लोग को। देखिए साइन का डिफरेंशिएशन cos x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, क्योंकि cos c से शुरू है तो माइनस साइन एक्स हो गया। फिर 10 का डिफरेंशिएशन sec² x, फिर cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec² x, फिर sec का है क्या sec x 10x, फिर cosec का क्या है इससे शुरू है तो माइनस cosec cot। क्लियर। अब इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में चलिए जल्दी से चले आते हैं। अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x रहे तो क्या होगा, अगर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रहे तो इसमें जो डेरिवेटिव होगा dy/dx जो होगा स्टूडेंट, सब बच्चों को पता है क्या होता है 1/√1 - x², यही होता है डेरिवेटिव। ठीक, अच्छा इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे चले जाते हैं। क्या नंबर 2, सॉरी नंबर 12, y इज इक्वल टू अगर cos इनवर्स x रहे तो, cos इनवर्स x रहे तो क्या होगा dy/dx जो बनेगा स्टूडेंट हमारे पास, यहाँ पे क्या बनेगा सेम यही चीज रहेगा, बस नेगेटिव साइन आ जाएगा हमारे पास। वही बात c से जो शुरू है तो माइनस, तो देखिए साइन का वही होता है cos का भी वही, बस जस्ट नेगेटिव हो जाता है। तो अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसके बाद जरा देखिएगा आगे बढ़ेंगे तो साइन हो गया cos हो गया, अब 10 इनवर्स कर लिख लेते हैं यहीं पे 13 नंबर, y इक्वल टू 10 इनवर्स x में क्या होगा dy/dx करेंगे तो इसका क्या होगा 1/1 + x², 1/1 प्लस का x²। ठीक है, अब जैसे कॉट कर लेते हैं यहीं पे, y इक्वल टू कॉट इनवर्स में क्या होगा तो इसका dy/dx होगा जस्ट यही, बस पर क्या होगा -1/1 + x²। तो ये तो मुझे लग रहा है कि सारे बच्चे को याद ही होगा पहले से भी। अच्छा और कुछ फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे। ठीक, चलिए यहाँ पे 14 हो गया था, यहाँ पे 15 नंबर फॉर्मूला जो है, 15 नंबर का जो फॉर्मूला है सेक इनवर्स x जो है यहाँ लिख देते हैं कि y इक्वल टू सेक इनवर्स x, इसमें क्या होगा आपका जो dy/dx आएगा वो क्या होगा 1/√x इंटू √x² - 1 x² - 1। सेम यही चीज अब कौन बच रहा है, सेक के बाद होता है cosec, y इक्वल टू
कोसेक इनवर्स एक्स, इसमें क्या होगा आपका डेरिवेटिव सेम यही रहेगा, बस नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये पूरा एज इट इज वही रहेगा, यहाँ पे पूरा एज इट इज हम लेकर के आ गए, बस माइनस साइन लगा। चलिए, तो यहां तक अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एक बार मुझे बताइए, क्या इस 16 फॉर्मूले में क्या किसी बच्चे को कहीं पे डाउट है? जी बताइए मुझे जल्दी से एक बार कमेंट करके। तो सभी लोग मुझे जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि क्या यहां तक किसी को डाउट है क्या? बताइए, इसमें कुछ नया ही नहीं है, जो हम लोग अभी तक जान रहे थे वही तो है, नया कुछ कहाँ है? बताइए। ऑल क्लियर, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छा, तो अभी तक हमने कुछ भी नया नहीं पढ़ा है, ठीक। पर फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, क्योंकि अभी जो हम लोग बात करें अगर आपने 11th में 12th में डेरिवेटिव नहीं पढ़ा है ना तो भी समझ में आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको, ठीक है, और बहुत मजे से समझ में आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग सभी बच्चे एक फॉर्मूला ये याद किए होंगे, प्रोडक्ट रूल, याद है सब बच्चों को? क्या ये वाला प्रोडक्ट रूल याद है सबको? प्रोडक्ट रूल में क्या होता था कि इफ, चलिए इसको हम लोग येलो पेन से ही लिखते हैं, इसको क्या लिखा हुआ है, इफ y इक्वल टू यू बी वेयर यू एंड वी आर फंक्शन ऑफ x, इफ y इज इक्वल टू u इंटू v वेयर u and v आर functions of x, function of x, then तब क्या होगा, dy by dx, इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है सभी बच्चों को याद है, और आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है, अगर दो फंक्शंस आपस में प्रोडक्ट के रूप में रहे तो उसका डिफ्रेंशिएशन जो होता है कैसे होता है जी, एक फंक्शन को आपको रखना पड़ेगा u को और v का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। फिर एक को रखा हमने, किसी को एक को रख सकते हैं, v को भी रख सकते थे, बस जिसको रखेंगे बाकी वाला को डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हमने u को रखा, v को डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब क्या करेंगे, u को रखे थे ना, अब u को नहीं रखेंगे, अब जिसको किए थे उसको रखिए, v को रखिए और u का डिफ्रेंशिएशन करिए du by dx। अब बोलेंगे सर कि ये कहाँ से बन गया, तो आप जब आने वाले सेमेस्टर्स में जाएंगे, सेमेस्टर 3 में आपको इसको प्रूफ बताया जाएगा, ठीक है। हालांकि 11 12 में इसका प्रूफ पढ़े होंगे आप लोग, पर जो भी यहाँ पे आप फॉर्मूले देख रहे हैं ना, इस सबका प्रूफ है कि आखिर ऐसा कैसे कि dy by dx किसी अगर दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट है, वापस से हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे कि एक को रखे दूसरा को किए, दूसरा को रखे पहले को किए। ये फॉर्मूला अभी तो हम पढ़ रहे हैं, बाकी आने वाले सेमेस्टर्स में इसका हम प्रोडक्ट ये प्रूफ भी देखेंगे। एक एग्जांपल छोटा सा कर लेते हैं ना हम लोग इसी पे, जरा तो ज्यादा मजे से आप समझ पाएंगे। याद करिए, देखिए आप एग्जांपल, y इज इक्वल टू, जैसे मान लेते हैं x स्क्वायर साइन x। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, एक फंक्शन यहाँ पे है, ये भी x का फंक्शन है और साइन x भी एक x का फंक्शन है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। अगर यही चीज ऐसा रहता कि y इज इक्वल टू रहता 2 साइन x, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगता, क्योंकि ये x का फंक्शन नहीं है, ये x का फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसीलिए प्रोडक्ट रूल कहाँ लगता है, जहां पे दोनों ही x का फंक्शन हो। कैसे लगता है जी, तो अगर हम इसमें डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा डेरिवेटिव कि dy by dx जब लिखेंगे आप यहाँ पे इसका आंसर्स में तो dy by dx जब लिखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले x स्क्वायर को आपको रखना पड़ेगा, फिर d by dx डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, साइन x का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, प्लस अब साइन x को आपको रखना पड़ेगा, फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, डी बाई डी एक्स किसका करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का करना पड़ेगा। आइए आंसर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस एक्स, ये साइन एक्स अपना रह गया यहीं पे, इनटू में यहाँ पे 2x का डिफरेंशिएशन 2x। ध्यान रखेंगे हम लोग, ये पूरे ही चैप्टर में ध्यान रखेंगे कि कभी भी इस चीज को एंगल से गुना नहीं करते। ये x एंगल का है, ये x अब बाहर प्रोडक्ट में है, तो थोड़ा रीअरेंज कर सकते थे हम, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स और फिर यहाँ पे 2x को आगे कर दीजिए 2x इंटू साइन एक्स, ऐसे। दिस इज आवर आंसर। तो dy बाई dx जो आ गया इस फंक्शन में, जो डेरिवेटिव आ गया वो ये आ गया। अगर इस तरीके से है तो प्रोडक्ट रूल हम लोग ऐसे लगाते हैं। तो प्रोडक्ट रूल लग रहा है मुझे समझ में आ रहा होगा आप लोग को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग इसका उपयोग करेंगे बहुत बार। नेक्स्ट, कोसेंट रूल भी हम लोग पढ़े थे, और कोसेंट रूल क्या कहता है जरा देखिए। कोसेंट रूल ये क्या कहता है, जिस तरह से प्रोडक्ट रूल दो फंक्शंस के प्रोडक्ट पे था, कोसेंट रूल क्या होता है, जस्ट डिवीजन पे काम करता है।
देखिए ये क्या कहता है कि देखिए यहाँ पे इफ y इक्वल टू यू भी, देखिएगा इफ y इज इक्वल टू यू बाई भी, मतलब दो फंक्शन आपस में डिवीजन में है, एक फंक्शन ऊपर एक फंक्शन नीचे। ध्यान यहाँ पे ये भी होना चाहिए यहाँ पे कि u जो नीचे वाला फंक्शन जो भी है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही नीचे जीरो होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए भी जीरो नहीं हो सकता। तो इफ y इक्वल टू यू बाई भी, जहाँ पे भी जीरो नहीं है और क्या है, अच्छा u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, u एंड v आर फंक्शन ऑफ x, ये क्या है जी, फंक्शन ऑफ x, ये जो है u और v जो है वो x का फंक्शन है। तब क्या होगा देन, तब हमारे पास क्या होगा, dy बाई डी जो आएगा स्टूडेंट, सभी बच्चों को पता है जी कि फॉर्मूला क्या था। आप ध्यान रहे अभी फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, अगर कहीं आ रहा है मन में डाउट तो अभी से जस्ट इसके बाद एक क्लास होगा सेमेस्टर 3 का, उसमें हम इसका प्रूफ बताएंगे। अगर किसी बच्चों को जानना है, और एग्जैक्ट आज कोइंसिडेंस देखिए कि आज ही हम इस दोनों ही रिजल्ट का प्रूफ बताने वाले हैं, इसका भी प्रूफ बताएंगे, इसका भी प्रूफ बताएंगे क्या करिए कैसे होता है। तो फिर समझिए जरा यहाँ पे डी क्या होगा, तो सबसे पहले भी को रखना होता है यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे नीचे को रखना होता है। इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं पता है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास मतलब आप कहीं सड़क से जा रहे हैं और आपके साथ साथ छोटे छोटे दो बच्चे जा रहे हैं, मान लीजिए कोई बच्चा नीचे गिर गया, नीचे जमीन पर, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, नीचे वाले को उठाते हैं। तो वही इसे आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे वाले को रखते हैं। अब एक को रख दिया आपने नीचे वाले को, क्या सबसे पहले नीचे वाले को रखते हैं, तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे डी यू बाई डी एक्स, ठीक। फिर माइनस देंगे, पिछली बार प्रोडक्ट रूल में प्लस था, अब माइनस, फिर अब u का तो कर दिया तो अब u को रखिए और फिर dv बाई डी एक्स, तो ये हो गया अपना। और फिर उसके बाद क्या कि चूंकि नीचे वाला समझ रहे हैं कि नीचे वाला जैसे वो कहानी में क्या था कि नीचे वाला गिर गया था, तो उसको विशेष हम लोग सुविधा देंगे क्या कि नीचे में नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे में नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो ये बनता है कंप्लीट फॉर्मूला। अब ये कैसे बनता है इसका प्रूफ भी है, ठीक है। तो फिलहाल अभी जस्ट आपके लिए फॉर्मूला ही है, बाकी एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं इससे रिलेटेड। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल। देखिए इफ y इज इक्वल टू, जैसे मान लिया जाए कि साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, ये अपना है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे भी वही बात है, तो सिंपली हम क्या करेंगे जी, क्या करेंगे सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स जब निकालने जाएंगे स्टूडेंट हम लोग, तो सबसे पहले आपको नीचे वाले को रखना पड़ेगा, मतलब एक को रखना पड़ेगा, फिर डी बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा आपको साइन एक्स का, है ना, फिर माइनस, अब साइन एक्स को रखना पड़ेगा और डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा आपको किसको, एक्स स्क्वायर का, और फिर नीचे में क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, नीचे वाले का स्क्वायर करना पड़ेगा। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए यहीं पे, साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, फिर उसके बाद देखिए इसका डिफरेंशिएशन कितना जी 2x, कितना होता है 2x, तो यहाँ 2x को इधर नल करके आगे लिख लेते हैं माइनस 2x, और साइन x एज इट इज है साइन x, और फिर नीचे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, आपको पता है पावर के पावर आपस में गुना होता है, तो 2 × 2 4 हो गया, तो फाइनली कितना नीचे है आपका x का पावर 4। तो यही हमारा आंसर हो गया। आप यहाँ पे एक स्टेप कर सकते थे कि भाई x कॉमन करके x काट सकते थे, बट हम लोग जस्ट समझना चाह रहे हैं किस तरीके से अप्लाई होता है, बाकी हम लोग आगे तो पढ़ेंगे ही, आगे बहुत अच्छे तरीके से इसका यूज करेंगे। और अगर किसी बच्चे को प्रूफ देखना है तो अभी से जस्ट टेलीग्राम में हमको मैसेज कर दीजिएगा और फिर हम इसके प्रूफ वाले क्लास में आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अभी ये प्रोडक्ट रूल रहा, ये अपना क्वोशिएंट रूल रहा है। चलिए अब हम लोग कुछ बात करते हैं और आगे कुछ नोटेशंस वगैरह के बारे में बात करेंगे, फिलहाल इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए रहने देते हैं, ठीक है। और आप सबको पता है कि सिलेबस में क्या है अपने पास, तो अपने पास सिलेबस में आप ध्यान दीजिएगा, तो सिलेबस में क्या है बच्चों, हाइपरबोलिक फंक्शंस पढ़ना है, ठीक है ना। हम और उसके बाद हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, लेबनिज थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग पढ़ ही रहे हैं, अभी स्टार्ट ही किया है हमने। सबसे पहले तो डेरिवेटिव भी सीखा है जी कि डेरिवेटिव क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, कुछ एग्जाम कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन हमने देखे, बट आज हम लोग सिर्फ बेसिक फॉर्मूला ही देख पाए। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे, इन फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। अभी अगले क्लास का चूंकि टाइम हो गया है,
तो अब अगला टॉपिक हम इसमें शुरू नहीं करते हैं। अगला टॉपिक में हम नोटेशंस के बारे में बात करते हैं कि एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे डिनोट करेंगे, 2 बार करेंगे तो कैसे, 3 बार करेंगे तो कैसे, फिर किस तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे, कैसे-कैसे क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। और अगर आप लोग कंप्लीट कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट कोर्स जिसमें हम सैम 1 के मैथ्स मेजर पेपर को हम पढ़ा रहे होंगे, माइनर पेपर को और दूसरे सर पढ़ा रहे होंगे, बाकी जो पेपर्स है उसमें भी हम लोग गाइडेंस करेंगे। फीस सिर्फ आपको मैथ्स का लगेगा, ठीक है। बाकी सारे पेपर्स वहाँ पे जो बच्चे मैथ्स ज्वाइन करेंगे बाकी सारी चीज़ें उनको वैसे ही मिलेंगी, ठीक है। जो भी बच्चे मैथ्स का ज्वाइन किए हैं उन लोग को वैसे भी आपको सारे पेपर्स के क्लासेस मिलने जा रहे हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे तो आपके कितने पेपर है टोटल 6 पेपर से, मेजर पेपर, माइनर पेपर, एमडीसी, वीएसी, एसीसी, एईसी, है ना। तो ये सभी पेपर के क्लासेस धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन पर होगा, है ना। एक ही एप्लीकेशन पर सारे क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। चलिए, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को साझा कर देंगे क्लास को। बाकी मिलते हैं कल के क्लास में।